Hello, good morning everyone. So now continue our class 11 chapter 6. So we start the enthalpy change in different reaction. So अलग अलग रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज की बात करें जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था एंथैल्पी ऑफ कंबशन. So the enthalpy change during combustion, mean to say enthalpy change of the all reactants and product during the combustion process, that is called एंथैल्पी ऑफ कंबशन. मतलब जब किसी चीज का बर्निंग होता है, कंबशन होता है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर में जलना, तो उसमें जो एंथैल्पी के चेंजेस होते हैं. अब यहाँ पे हम बात करें देखिए C4H10, तो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना, हाइड्रोजन का ब्रेक होना, इसमें कुछ एंथैल्पी का क्या लॉस होगा. यहाँ पे देखिए O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्रेक होगा, उसमें कुछ एंथैल्पी के लॉस होंगे. वही कार्बन डाइऑक्साइड बनने में एंथैल्पी का फ्यूजन एंथैल्पी लगेगा, H2O बनने में एंथैल्पी लगेगी. टोटल इस प्रोसेस में मतलब यहाँ पे लिए आप रिएक्टेंट और यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का ब्रेक होना और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, टोटल इसमें जो एंथैल्पी चेंजेस हो रहे हैं वो एंथैल्पी इस प्रोसेस के लिए कितना है -2658 जूल पर किलो पर मोल. सॉरी के -1 पर मोल से मतलब इतने एंथैल्पी के चेंज हो रहा है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में. क्लियर. तो ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अगर एग्जांपल की बात करें जैसे कार्बन और O2, ये क्या बनेगा CO2 बनेगा. पोल को बर्निंग हो रहा है जैसा ऑक्सीजन क्या बना CO2. तो ये इजीली भी बहुत, इसके लिए जो कंबशन एंथैल्पी होगा दैट इजीली क्या होगा कम होगा. तो LCH हम इसके क्रॉस मान लिए -26 जूल पर किलो पर मोल. तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स के नंबर होंगे उसका एंथैल्पी उतने मतलब ब्रेकडाउन उतना ही हाई होगा. क्लियर. ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो हियर दैट इज ए बॉन्ड एंथैल्पी. अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी में जो होती है एनर्जी, एक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है. चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा. जैसे बॉन्ड ब्रेक, सपोज आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट में बॉन्ड्स हैं, इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे क्या हो रही है रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जनरली आपको सब यदि शॉक को ब्रेक करने में तो क्या लगेगा एनर्जी लगानी पड़ेगी. सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी वहां लगानी पड़ेगी तब ये ब्रेक होगा. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है बॉन्ड का ब्रेक होता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, मतलब आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं. तो वहां पे देखिए डेलेस का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव है. और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जैसे इसी प्रोसेस को मैं अपोजिट कर लूं Ca + CO2, जब इससे क्या बनेगा CaCO3 बनेगा. सो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है. क्लियर. तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो ΔH है इसका वैल्यू होगा नेगेटिव और यहाँ ΔH का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव. क्लियर. क्योंकि एनर्जी मिल रही है, सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, मतलब एनर्जी आपको रिक्वायर्ड मिल रही है और यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी लगानी पड़ेगी. क्लियर. इस तरह बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो इसको दो टर्म्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं. आगे देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड मींस बॉन्ड एंथैल्पी. क्लियर. तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में. सो हियर नेक्स्ट वन इज बॉन्ड एंथैल्पी. सो बॉन्ड एंथैल्पी को दो टर्म्स में हम डिस्कस कर सकते हैं. पहला है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी. पहले समझ लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है. बॉन्ड का डिसोसिएट होना मतलब ब्रेक होना. तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंजेस होती है, मतलब बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो जो एनर्जी वहां पे क्या होती है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके लिए. क्लियर. सो जो एनर्जी चेंजेस होंगे दैट कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएट एंथैल्पी. So here example C and C, because C and that is a molecules. So molecules converted into atom plus atom. That process also was an atomization. इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था atomization. So atomization मतलब molecules का atom में convert.
तो ये जो एंथैल्पी है वो कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन एंड क्लोरीन, सो दैट एनर्जी इज इन 242 किलोजूल पर मोल। वहीं हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए बॉन्ड्स के नंबर ज्यादा है तो इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, हाई। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे इनसे नंबर ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिसके लिए बॉन्ड्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही हाई होगा। जैसे यहाँ पर ओनली वन बॉन्ड्स है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। सो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए कितना है 428 किलोजूल पर मोल। अब दोनों में देखिए टर्म समझ लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी तो दोनों ही, ये कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये मींस बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ठीक है, एक बार में ब्रेक हो गया आपको कैलकुलेट कर रहे, बट यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि CH4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे CH अब पहले आप एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो देखिए पहले हाइड्रोजन को ब्रेक किए कितने एनर्जी यहाँ पर रिलीज 427, क्लियर। अब क्या बचा CH3 और H निकल गया, अब बचा CH3 से पीले हाइड्रोजन को निकालेंगे तो कितने एनर्जी रिलीज हुआ 439। तो ये जो एनर्जी है ये कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्लियर। जितने भी दिख रहे हैं सब क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जब बॉन्ड ब्रेक होता है वो कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो आपको जितनी अलग अलग एंथैल्पी है सब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए CH3 बचा, CH3 में से फिर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बचा CH2। अब उसमें एनर्जी कितना हुआ 439, फिर थर्ड में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया CH2 से, फिर क्या बचा CH कितना 452, फिर इसमें से एक निकाल दिया तो क्या बचा कार्बन और हाइड्रोजन। ओवरऑल यदि इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर टोटल इतने को ऐड करेंगे तो वो टोटल आपका ऐड जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशंस आ रहा है यहाँ पे 1665 किलोजूल पर मोल। तो टोटल रिएक्शन लिख रहे हैं फिर भी चेंज हो रहा है तो एक एक जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और जो ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसको ऐड कर दें वो कहलाता है मीन बॉन्ड एंथैल्पी कहलाता है। क्या बोलेंगे, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगा, क्लियर, CH4 डिवाइडेड इनटू C प्लस 4H, या 2H2 भी लिख सकते हैं उसको, ये हो जाएगा 2H2 इस तरह। ये आप एक्चुअली रिएक्शन इस रिएक्शन में कितना हो रहा है 65 किलोजूल पर मोल हो रहा है। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यदि पॉलीएटॉमिक दिखे तो ये जो वैल्यू है ये कहलाएगा बॉन्ड मीन एंथैल्पी, और एक एक जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको वो वैल्यूज एनर्जी वो कहलाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दो मॉलिक्यूल्स के बीच होता है और मींस बॉन्ड एंथैल्पी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ओवरऑल वैल्यू होता है, क्लियर। ये जो दिख रहा है ये होगा बॉन्ड मींस बॉन्ड एंथैल्पी, बाकी एक पॉइंट क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाई होगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ओनली 2 एटम्स और डबल बॉन्ड, इसके लिए कितना 428 है, यहाँ पे देखिए कितने हैं 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इसके लिए ज्यादा है। वैसे जितने ज्यादा बॉन्ड्स के नंबर बढ़ेंगे उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। So next one is enthalpy of formation, clear। So enthalpy of formation तो नेम से ही क्लियर हो रहा है। फॉर्मेशन में जैसे क्या होगा किसी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या बनाएंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा। अब चेंजेस तो आपको पता है वो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लियर। So the enthalpy of formation of one mole of compound from its element in their most stable state of aggregation is called enthalpy of formation। जैसे most stable state H2 का होता है gaseous का, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए H2 ले रहे हैं आप और यहाँ पे क्या ले रहे हैं O2 ले रहे हैं, क्लियर।
अब O2 ले रहे हैं, ये अब बैलेंस करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। क्लियर? तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। बट हमको निकालना है 1 मोल, और ये किसके लिए निकाल रहा है, 2 मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए ले रहा हूँ, 1 मोल्स के लिए देखिए H2 क्यों ले रहे हैं, सिंगल हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है स्टेबल स्टेट। तो हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में स्टेबल होता है, H2 फॉर्म में। ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में स्टेबल है, O2 फॉर्म में। तो ये ज्यादा है तो इसके लिए लिखेंगे 1/2 O। अब ये इस कंडीशन में हो गया H2O का फॉर्मेशन। इसके लिए डेल H का वैल्यू होता है 285 माइनस 285, क्लियर, 285.8 किलो जूल पर मोल से इसका वैल्यू है। किसके लिए, 1 मोल के लिए। बट अब एक्चुअली फार्मूला जब लिखते हैं तो लिखते हैं 2H2 plus O2 ऑन दैट केस 2H2O। तब इस कंडीशन में आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल H इज इक्वल टू माइनस 285.8 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्लियर? तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा 570.56 किलो जूल पर मोल। तो किसी भी 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए, एग्रीगेशन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है वो इनको कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे हम लिखते हैं H2 plus Cl2, इस कंडीशन में क्या होगा, 2HCl। बट हमको 1 मोल बनाना है तो इसका ले लेंगे 1/2, इसका ले लेंगे 1/2, तो क्या बनेगा, HCl। तो इस तरह के फॉर्मेशन मतलब एग्रीगेशन से जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें जो एंथैल्पी चेंजेस होती है वो एंथैल्पी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। तो किसी 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है। यदि आप 2, 3, 4 मोल के लिए ले रहे हैं तो उसमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का प्रोसीजर आपको पता है कि वे सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इनके बीच में जो एंथैल्पी चेंज होती है, प्रोड्यूसर यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, जैसे कि कंफर है, कपूर हो गया, नैप्थेलिन हो गया, ये चीजें क्या होती हैं, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होती गैस में। तो इनके जो एंथैल्पी चेंजेस हैं वे कहलाते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यदि लिक्विड से गैस में हो तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? यदि लिक्विड टू सॉलिड बने तो उस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। इस तरह से उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनका नेम होता है। तो यहाँ पे देखिए नैप्थेलिन सॉलिड से डायरेक्ट नैप्थेलिन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनका जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर? तो आपको नेम को याद करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके नेम क्लियर होंगे। यदि डेल सब्लिमेशन ये चीज है मतलब वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? So here next one is enthalpy of solution। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी चीज जब वह किसी सॉल्यूट का 1 मोल किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट यदि सॉल्वेंट वाटर हो सकता है सॉल्वेंट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने लिया ऑयल प्लस एक लिया पेट्रोल। अब दोनों को मिक्सचर से बना ऑयल प्लस पेट्रोल का सॉल्यूशन। सपोज हम मान लीजिए कम अमाउंट में है सॉल्यूट है, ये ज्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट है, और ये क्या बना सॉल्यूशन। ठीक है? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल सॉल्ट H, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? अब इस कंडीशन में तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रेशन एंथैल्पी को ये भी लिक्विड फॉर्म में था, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी क्या है लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? बट यदि हम दूसरे एग्जांपल जैसे कि बात करें, आपने लिया NaCl। क्लियर? तो किसी 1 मोल सॉल्यूट, यहां पे ये सॉल्यूट फोकस कर रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं, 1 मोल सॉल्यूट का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए H2O क्या है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फिक्स वैल्यू आपको नहीं लिखना है, हो सकता है सॉल्वेंट ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो आपको फोकस करना है सॉल्यूट के ऊपर।
तो 1 मोल सॉल्यूट का किसी एक्सेस ऑफ लिक्विड में, अब ऐसा तो नहीं है जैसे सिर्फ वाटर में डिजॉल्व हो और यदि किसी चीज में होता है तो अलग है, तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O पर क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन के बनने में जो एंथैल्पी चेंज होगा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, तो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन चेंज तब होता है जब वो डिपेंड करता है लाइटिस। अब इसको बोलते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, NaCl क्या है, क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के जो प्लांट्स वो क्या कहलाता है, लाइटिस कहलाता है। अब Na और Cl का ब्रेक होगा, इन दोनों में ब्रेक होने पे जो एंथैल्पी होगी वो कहलाती है लैटिस एंथैल्पी, और इसका वाटर में डिसॉल्व होना तो ये कहलाती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यदि वाटर हो तो, यदि अलग हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे, यदि सॉल्वेंट क्या हुआ वाटर, सो दैट कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस तरह देखिए तो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। यदि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट वाटर हो तब केस में हम उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। यदि वाटर के सपोज यहाँ पे HCl हो तब इस कंडीशन में उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं बोला जाएगा, क्लियर। हाँ होगा तो वही एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं बोलते। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एप्लीकेबल होता है वाटर के लिए। यदि किसी चीज को हम वाटर में सॉल्वेंट करते हैं, सॉल्युबल बनाते हैं, तब उसकी जो एंथैल्पी है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाता है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है इस फार्मूले के ऊपर, क्लियर। इस फार्मूले के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा कि कम होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मतलब Na और Cl के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे लैटिस के फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, तो लैटिस एंथैल्पी जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक होने में उतनी ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और वो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा वाटर के साथ क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इन दोनों को डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने एक केस बताया सॉल्यूशन लिक्विड और लिक्विड का भी बताया, जिसमें उनके पास ना तो लैटिस एंथैल्पी था नहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी था, फिर भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ तो इसमें भी एनर्जी चेंज होगा उनके मिलने से। बट यदि एक सॉलिड हो दूसरा वाटर हो तो इनको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और दोनों मिलकर बनाते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। सो कंप्लीट अवर टॉपिक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो will be the next topic, spontaneous reaction.